ओके, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। कॉन्शियस माइंड हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए वीडियो और ऑडियो सब। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट। प्लीज म्यूट। ओके, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि सेवन फैक्ट की तरह बोला गया कि जो माइंड है उसके तीन लेवल होते हैं। और प्लीज म्यूट करिए। एवरीबडी प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना। टाइम अपने पास कम रहता है और आप लोग अनम्यूट करेंगे तो मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री लेवल, दैट इज कॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं चेतक मन, चेतना या चेतक मन। जैसे कि अभी अभी आप कुछ सब कुछ सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की जो अवस्था है वो चेतक मन होता है। ठीक, सब कुछ आपके दिमाग में है। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब क्या होता है? अर्ध चेतक मन, आधा, आधा चेतना। जैसे कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहता है, एग्जाम के अंदर होता है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 आपको आते हैं, 5 याद नहीं आ रहे हैं, फिर थोड़ा कोशिश करेंगे, एफर्ट करते हैं तो कुछ चीजें याद आ जाती है, तो वो आपका अर्ध चेतन मन होता है, मतलब चीजें याद रहती है, कुछ भूल जाते हैं। आधी चेतना। तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये आपका होता है अचेतन, अनकॉन्शियस। तो ये बताते हैं इन्होंने एग्जाम्पल दिया आइसबर्ग का। उन्होंने बताया कि पानी के अंदर जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है ना, ये बोलते हैं ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। इसमें लगभग 30%, 20 से 30% जो है चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे जो कॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब तो नहीं होती है। जैसे मैंने आपने किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ ली, सब याद नहीं रहता है, उसमें थोड़ा बहुत याद रहता है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस, सॉरी, सबकॉन्शियस मतलब होता है कि कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो वो भी आपका लगभग इतना हिस्सा होता है। कुछ ही मान लीजिए 20%, ये 20%। बाकी का जो हिस्सा होता है सबसे बड़ा वाला, जो पानी के अंदर होता है, जैसे आप बर्फ डालेंगे पानी में तो बहुत सारा हिस्सा नीचे चला जाता है। तो ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है, ये ये आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो सबसे ज्यादा जो विचार, थॉट्स, मेमोरी, कुछ भी, वो सब कुछ ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हैं, हमारे सभी के। हम सभी के माइंड की तीन अवस्थाएं होती है, तीन लेवल होते हैं। कॉन्शियस माइंड होता है, इसमें थोड़ी बहुत चीजें होती है, 20-30%। उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, और बाकी चीजें अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है। तो ये बताते हैं कि हमारा फोकस अनकॉन्शियस माइंड पे ही है। क्योंकि इंसान का जो बिहेवियर है, किसी पर्सन का अगर अच्छा बिहेवियर नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, किसी प्रकार का डिस्ट्रेस है, उसको चैलेंज फेस कर रहा है, मेंटली एबनॉर्मल है, तो उसका कारण दो ही चीज़ उन्होंने बताया, सेकंड फ्राइड ने उन्होंने बताया। एक तो कारण हो सकता है कि अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत सारे मेमोरी है, विचार है, थॉट्स है, इमोशंस है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी प्रकार के। तो पहले इसको जानना जरूरी है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो उसका बचपन का अनुभव होता है बच्चे का, बचपन में उसका जो बिहेवियर, पर्सनालिटी शेप होती है, बनती है, तो जन्म से लेकर 5 साल तक जो कुछ भी सीखता है सोशलाइजेशन के माध्यम से, जैसे उसकी पर्सनालिटी होती है, तो ये दोनों चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है पर्सन के बिहेवियर पर। जैसे हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ हमने लर्न किया होगा पहले, जैसे हम सोशलाइज हुए होंगे, और कुछ चीजें जो होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। ठीक है। एक जैसे मान लीजिए बचपन में किसी को डॉग ने काट लिया, ठीक है, तो वो फियर हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं बाद में भी। कोई बच्चा 20 साल का हो गया, बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, लेकिन उसके अंदर एक फियर रहता है ना। तो इसी प्रकार की जो कुछ बचपन की चीजें होती हैं, या कुछ बाद में हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, कुछ मेमोरी होती है, नेगेटिव रहती है कुछ, ठीक है, इस प्रकार की विचार रहते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो सब की सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती है। तो ये सब कुछ अगर यहाँ रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें बिहेवियर को ठीक करना है, बदलना है, चेंज करना है, तो हमको अनकॉन्शियस माइंड पे भी फोकस करना पड़ेगा, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या बेसिकली। और साथ साथ उसका जो पर्सनालिटी है, उसको हम परख सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इनको हमको जानना जरूरी है साइकोएनालिसिस थ्योरी के अंदर। एक तो है आपका अनकॉन्शियस माइंड, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म, कि हम डिफेंस मैकेनिज्म क्यों यूज कर रहे हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं एंजाइटी से बचने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो आप कुछ समय के लिए बच सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो और सीवियर कंडीशन हो सकती है। जैसे फोबिया है, किसी को सोशल फोबिया है, स्टेज पे जाने से डर लगता है, तो हम कुछ समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लगातार अवॉइड करेंगे तो आगे प्रॉब्लम ही आने वाली है। कब तक अपने आप को अवॉइड करोगे सोसाइटी से, ओके, सोशल जैसे स्टेज पे जाने से या बात करने से। तो ये बताते हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, डिफेंस मैकेनिज्म और ट्रांसफेरेंस एंड कॉन्टेक्ट रेफरेंस, कि पर्सन कैसे अपनी बात रख पाता है थ्रू दी फ्री एसोसिएशन। पूरे के पूरे जो आइडिया है, जो विचार है, सब कुछ रख देना। सर, अनकॉन्शियस माइंड डोंट डिफरेंट बिटवीन पेजेस। सी, आई एम नॉट सेइंग अनकॉन्शियस माइंड विल डिफरेंशिएट द गुड एंड बैड। उसके अंदर जो कुछ भी है, ये मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर सब सभी टाइप की फीलिंग्स होंगी ना, सभी प्रकार के विचार होंगे। तो वो अनकॉन्शियस माइंड नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो थ्रू दी थेरेपी हम डिसाइड करेंगे बाद में कि ये कुछ ना कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जरूर होंगी, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट जरूर होंगे उसके अंदर। तो वही तो हमारे बिहेवियर में आते हैं। हमारा बिहेवियर क्या होता है? हमारा बिहेवियर वो होता है जो हम, हमारी पर्सनालिटी होती है, और जो हमारे माइंड के अंदर होता है, कॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है। वही तो हमारे बिहेवियर में दर्शाता है। जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारा जो कंडक्ट होता है, वो कैसे बनता है। ठीक है। तो अच्छी चीजें होंगी तो उसको तो बदलना नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हैं उसको बदलना है, उसको चेंज करना है। तो इसलिए हम थेरेपी यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ सब एक साथ, ताकि आपको क्लियरिटी डेवलप हो कि बेसिकली जो सिग्मंड फ्रायड ने अलग अलग जो कंसेप्ट दिए हैं, वो एक साथ एक ही जगह पे समझ लेंगे तो आपको क्लियरिटी अच्छी से आएगी। हाँ, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस के बारे में उन्होंने बताया। फिर बताया फ्री एसोसिएशन, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था ये। शहबाज, हमारा बिहेवियर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस को शो करता है, बिल्कुल सही बात है। यही सिग्मंड फ्रायड बताते हैं, जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ना, जहाँ पर उन्होंने बताया था लिबिडो का, किस प्रकार से लिबिडो फंक्शन करता है, सेक्सुअल अर्ज है, जो एनर्जी है। उन्होंने बताया कि जन्म से लेकर 5 साल में जो हम सीखते हैं, सोशलाइज होते हैं, हमारा जो पर्सनालिटी का फॉर्मेशन होता है, वो हमारे बाद में हमारे एक्सपीरियंस, जैसे कि आप किसी की उम्र 30 साल है, 25 साल है, तो बचपन में जैसा उसका पर्सनालिटी विकसित हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, उसका प्रभाव होता है। तो ये सेवन फ्राइड यही बोल रहे हैं कि बिहेवियर जो होता है, बिहेवियर जिस प्रकार का प्रेजेंटा में हमारा है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो हमारा पर्सनालिटी किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है बचपन में, और दूसरा हमारा प्रेजेंट टाइम में हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, हमारे माइंड के अंदर किस प्रकार के विचार हैं। उनको हम कॉन्शियस माइंड के अंदर जो होते हैं वो तो हम देख सकते हैं, कि मतलब समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो कुछ होता है, उसको हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? तो उसके लिए उन्होंने फिर ड्रीम मैकेनिज्म की बात की, फ्री एसोसिएशन। ठीक है, फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन मतलब होता है कि इसमें ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जिसमें जो क्लाइंट है, वो सब कुछ उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, जिस प्रकार का है, किसी प्रकार का है, वो सब कुछ बताएगा। यहाँ पर सोशल वर्कर का काम होता है कि इसके अंदर, इस टेक्निक के अंदर उसको ऐसा स्पेस दे क्लाइंट को, कि अपनी बात रख पाए। वो किसी प्रकार का जज नहीं करना है उसको, किसी प्रकार का पहले से प्रेजुडिस नहीं बनाना है क्लाइंट के बारे में। उसको मौका देना है कि वो अपनी बात पूरी रख पाए, जो भी उसके अंदर है, मन के अंदर है, या जैसे भी बता पा रहा है, समझा पा रहा है। ओके, जो भी नेगेटिव थॉट है पूरी तरीके से वो बता पाए, जो भी अनकॉन्शियस मटेरियल उसके सरफेस पे आ सकते हैं वो आ जाए। है ना? कभी कभी जैसे हम सभी जो है, हर चीज सबको नहीं बता सकते। तो अपना कोई सबसे क्लोज होता है, फ्रेंड होता है, या फ्रेंड्स होते हैं, उनको ही सब कुछ बता पाते हैं। तो यहाँ पर उसको एक ऐसा ग्राउंड, एक सरफेस क्रिएट करके देना है सोशल वर्कर को, क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट अपनी बातें पूरी रख पाए, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, सरफेस पे ला पाए। तो यही तो काम है। इसलिए हम ये थेरेपी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी उसके अंदर जो विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो कैसे बाहर आए। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट आप लोगों के द्वारा दिए गए हैं। दैट इज अ फ्री एसोसिएशन। एक आपका है ड्रीम मैकेनिज्म, जिसको ड्रीम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्रीम मैकेनिज्म के अंदर सेकंड फ्रैग बोलते हैं कि किस प्रकार से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो अनकॉन्शियस थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको समझे। उसके लिए हम लोग, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, ड्रीम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब पहले हम लोग ड्रीम मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए, बोलिए।
ठीक है। देखो साइको एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। साइको मतलब मन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको एनालिसिस करना, उसको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, मेथड ऑफ ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर में कुछ भी आ सकता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका एंजाइटी हुआ, ठीक है, डिप्रेशन हुआ, एनी काइंड ऑफ ट्रोमा है, लाइक दो लोगों के बीच में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, रिलेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, और काइंड ऑफ बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल अवेलेबिलिटी है। तो ये सभी के सभी मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो मेथड है साइको एनालिसिस, उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो सेकंड फैक्ट बोलते हैं इसको, ये बोलते हैं कि एक रोड है, एक रास्ता है, इसके माध्यम से आप अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और जो ड्रीम मैकेनिज्म है, ड्रीम मैकेनिज्म के माध्यम से ये बताते हैं कि काइंड ऑफ दिस द रोड फॉर द कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस माइंड, जिसके माध्यम से जो भी हिडन, जो भी विचार हैं, डिजायर्स हैं, कन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, जो कि दिमाग के अंदर है, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सरफेस पे ला सकते हैं। ठीक है। तो दो प्रकार का है। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, अगर लिख लिया हो सबने। अनकॉन्शियस माइंड, डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रांसफरेंस, इंटर ट्रांसफरेंस, सॉरी काउंटर ट्रांसफरेंस, ड्रीम मैकेनिज्म, फ्री एसोसिएशन। इसको थोड़ा हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ड्रीम मैकेनिज्म वर्क करता है। इसको ड्रीम मैकेनिज्म बोलते हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ड्रीम एनालिसिस बोलते हैं। ड्रीम को समझना, पढ़ना, एनालिसिस करना। बताइए। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो ड्रीम मैकेनिज्म है, ड्रीम मैकेनिज्म के माध्यम से दिस काइंड ऑफ बोल सकते हैं रोड टू दी अनकॉन्शियस। इसके माध्यम से जो भी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे जो हिडन थॉट्स होंगे, जो डिजायर्स होंगी, कन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है विद इन द माइंड, वो सभी चीजें हम समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, सरफेस पे आ सकती है इसके माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया दो प्रकार से, दो प्रकार का कंटेंट या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट कंटेंट। कंटेंट मतलब इन्फॉर्मेशन। दूसरा मैनिफेस्ट। और लेटेंट कंटेंट का मतलब क्या होता है? एनीबडी? जो ऐसे थॉट्स या जो भी इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं जो कि अनकॉन्शियस बेसिस है हमारी, ठीक है, हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं, इमोशंस हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेबल है, हिडन फीलिंग्स, बिल्कुल एंजाइटी प्रोविंग फीलिंग्स हैं। और जैसे आप किसी के प्रति काइंड ऑफ, ये दैट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, सम काइंड ऑफ यू हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर फ्रेंड और कलीग समथिंग, मे बी जो फीलिंग आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विच इज काइंड ऑफ वी कैन से इनअप्रोप्रिएट, तो यू कांट एक्सप्लेन, तो वो आपकी लेटेंट कंटेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है। कोई भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर या इमोशंस या थॉट्स है, बेसिस हैं अनडिजायरेबल या अनकॉन्शियस या एंजाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी आती है, तो वो उनको आप बाहर निकालते नहीं, है ना, उसको उसको बोलते हैं लेटेंट कंटेंट, छुपा हुआ। दूसरा है मैनिफेस्ट कंटेंट, दैट भी एक्सपीरियंस, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं इमेज के फॉर्म में, इलॉजिकल इवेंट से, सपने में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ओके, कुछ भी आ रहा है दिमाग के अंदर। ओके, जैसे आप कॉलेज गए, आप सपने, आप सपना आप देख रहे हैं, सपने में आप देख रहे हैं कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, रास्ते में आपको शेर मिला, तो वो तो आप बता ही पाएंगे लोगों को, या आप उसको बता पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट, जिसको आप मैनिफेस्ट कर पाए, बता पाए। ब्रेन स्ट्रीम जनरेट ये रम स्लीप एंड द फोर ब्रेन जनरेट ड्रीम्स। ठीक है, इसको समझिए, है ना, उतना डिटेल में नहीं जाना है। आप बेसिक ये समझिए कि ड्रीम मैकेनिज्म कैसे फंक्शन करता है, उसका क्या काम है। तो मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से आप जो भी चीजें नींद में है, आपके नींद के अंदर जो भी आ रहा है, आप उसको बता पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसको मैनिफेस्ट कंटेंट बोलते हैं। ठीक है। जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, वो जो नींद में आ रहा होता है, वो आपका लेटेंट कंटेंट होता है। जो भी मोरल है, अनसोशल डिजायर है, और जो नींद में आती है, वो आपकी लेटेंट कंटेंट कहलाता है। ठीक है।
और ड्रीम कई प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं विश फुलफिलिंग ड्रीम्स। जैसे कि सपने आना, जैसे कि मान लीजिए कोई जॉब करता है तो उसको सपना आता है इस टाइप का कि उसका प्रमोशन हो रहा है, या जो लोग तैयारी कर लग रहा है कि एग्जाम मेरा क्लियर हो गया है, इस टाइप के जो आपके सपने आ रहे हैं, जो भी अनफुल विशेस हैं, डिजायर हैं, जो कि आप डायरेक्टली ड्रीम में एक्सप्रेस कर पाते हैं डायरेक्टली, उसको बोलते हैं विश फुलफिलिंग ड्रीम्स। दूसरे होते हैं एंजाइटी ड्रीम्स। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन डर लगता है कि ऐसा ना हो वहाँ जाके हम सब कुछ भूल जाएं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा ना सपनों में भी आता है। तो एंजाइटी प्रोवोकिंग एंजाइटी ड्रीम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको काइंड ऑफ ड्रीम में ऐसा लगता है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और सब कुछ भूलने वाले हैं, सब कुछ भूल गए हैं। और रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में चलता रहता है, इसलिए सपने में भी आता है। ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए बोला गया है, तो द काइंड ऑफ फियर यू हैव एंजाइटी अबाउट दिस, तो वो एंजाइटी ड्रीम कहलाता है। नेक्स्ट पनिशमेंट ड्रीम। पनिशमेंट ड्रीम का मतलब क्या होता है? एक डर लगना, एक सपने में लगता है कि शायद अगर आपने झूठ बोला है तो कहीं आप पकड़ ना जाए, फंस ना जाए। ठीक है, और गलती जो है बाहर ना आ जाए, काइंड ऑफ उसको बोलते हैं कि पनिशमेंट ड्रीम। फियर काइंड ऑफ अनकॉन्शियस गिल्ट होना, सेल्फ पनिशमेंट, दैट काइंड ऑफ, उसको बोलेंगे पनिशमेंट ड्रीम। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कुछ ड्रीम टाइप होते हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन कैसे होता है उसको भी समझिए। या जिसको ड्रीम इंटरप्रिटेशन बोल रहे हैं या मैकेनिज्म बोलते हैं। कितने प्रकार का होता है? एक होता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? संक्षिप्तीकरण। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, एनीबडी? मतलब संक्षिप्त करना, छोटा कर देना, शार्पन कर देना, कम कर देना। आप सब कभी कभी आप सपना देख रहे होते हैं, बहुत लंबा सपना होता है, लेकिन आप पूरा भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत याद रहता है। बहुत ज्यादा याद नहीं रहता है ना। अब बाद में अगर बताना चाहें किसी को तो बता नहीं पाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। पूरा का पूरा सपना जो ड्रीम है आपका, आपने देखा उसको, लेकिन बाद में बहुत ही कम बचा, दैट मेक्स ड्रीम वेरी शॉर्टर और वेरी क्रिप्टिक। बहुत छोटा रह जाता है। और सभी के साथ होता है, हम सभी सपना देखते हैं, सुबह याद रहता है यार वो तो पता नहीं क्या कुछ देख रहे थे, याद नहीं है, थोड़ा सा याद है, ऐसा कुछ, उसको बोलते हैं संक्षिप्तीकरण। वो कंडेंसेशन होता है। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस मतलब दूसरी जगह है, काइंड ऑफ सेंसरशिप का काम करता है डिस्प्लेसमेंट। कि जो भी विचार या थॉट्स या फीलिंग्स आपकी किसी के प्रति हैं, तो सपने में वो इंसान ना आकर के और कोई आता है, उस पर आप जो है अपनी फीलिंग्स या थॉट्स या विचार हैं वो रख देते हैं, रखते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना। ये काइंड ऑफ सेंसरशिप का काम करता है। जो भी फीलिंग्स है, एंगर है, हेट है, प्रेम है, अफेक्शन है, वो आप और किसी इंसान पे दिखाते हैं, वो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं कहीं से किसी से ज्वाइंट हो जाता है, हाँ। ओके, दैट बट दैट पर्सन इज नॉट एक्चुअल दैट सेम पर्सन। जैसे कि किसी के प्रति आपको अफेक्शन है, लव है, तो वो पर्सन ना होकर के और कोई उसी और दूसरे रूप में आता है और उसके सामने आप जो है आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तीसरा है सिम्बलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतीकीकरण। प्रतीक के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में। ये बताते हैं सिग्मंड फ्राइड की सिम्बलाइजेशन में ये पता चलता है कि जैसे एक सपने में किसी पर्सन को जो है कुछ विशेष टाइप के सिंबल अगर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको कुछ खास मतलब होता है। इन्होंने बताया कि सिम्बलाइजेशन में जैसे मान लीजिए बोलते हैं कि कुछ सिंबल, जैसे कि मान लीजिए गन है, स्नेक है, ट्री है, तो ये प्रकार के जो सिंबल जनरली जो मेल होते हैं, पुरुषों के सपनों में आते हैं। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। और इसी प्रकार से बॉटल है या बोट है,
ये शिप है, बॉक्स है। ये इस प्रकार के सिंबल्स या सपने में कुछ भी स्टोरी बनती है उसमें इस प्रकार के सिंबल हैं तो कहीं वो महिलाओं के सपनों में आते हैं, फीमेल के सपनों में आते हैं। तो इनका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जैसे स्विमिंग करना, कोई स्विमिंग कर रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है, किंग क्वीन, इस प्रकार के जो सपने होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका कुछ मतलब होता है सिंबल का। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पर्सन के दिमाग में क्या है, मतलब उसके जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है, अगर उसके इस प्रकार के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इन सभी के सभी सिंबल का कुछ मतलब होता है, किसी न किसी चीज से जुड़े होते हैं। तो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने सपने को। समझ में आ रहा है? बताइए। बोलिए, क्या हो गया? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है टाइप ऑफ? Yes, sir, clear. हाँ ठीक है, और भी आगे भी इसके। नेक्स्ट इसमें, वन सेकंड, ड्रामेटाइजेशन, ड्रामा। सपने में कभी कभी बहुत लंबा ड्रामा चलता है। ड्रामा मतलब होता है काइंड ऑफ फिल्म चल रही होती, मतलब पूरा हमको ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई पीछे भाग रहा है, कोई शेर या कोई जानवर, हम दौड़ रहे हैं, है ना, वो पीछा कर रहा है हमारा, एक काइंड ऑफ पूरी फिल्म चल रही होती है, महसूस भी कर पा रहे होते हैं, दौड़ ही रहे होते हैं। ओके, किसी ने कुछ आपको दिया, आप उसको खा रहे हैं, तो काइंड ऑफ वो फीलिंग, जो टेस्ट है, वो भी आप फील कर पा रहे होते हैं सपने में। टच है, स्मेल है, वो भी कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है उसकी अनुभूति होती है आपको सपने के अंदर। तो पूरी की पूरी एक टाइम, एक लंबे समय की पूरी फिल्म चल रही होती है, ड्रामा चल रहा होता है, ठीक है। वो ऐसा लगता है कि सब कुछ रियल है। अब जब आप सो के जगते हैं तो आपको लगता है कि यार ये सपना जो है और लंबा चलना चाहिए था, मतलब मुझे अभी उठना नहीं चाहिए था, पूरा सपना देखना चाहते थे। वो पूरा जो ड्रीम होता है या जो बोल सकते हैं ड्रामा चल रहा होता है, वो आप उसको और देखना चाहते हैं, उसको और जीना चाहते हैं, उसकी अनुभूति आप और करना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्रामा की तरह वो सीक्वेंस पूरा चल रहा होता है, उसको आप बता भी पाते हैं कि क्या क्या हो रहा था सपने के अंदर। इज इट, उसको बोलते हैं ड्रामेटाइजेशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है सेकेंडरी। हाँ, विजुअलाइजेशन होता है, बिल्कुल। आप उसको विजुअलाइज करते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सेकेंडरी एलाबोरेशन, इसको बोलते हैं पश्चात विस्तारण। ये होता है इलॉजिकल, कि मतलब आप कभी अभी कॉलेज के अंदर हैं, अचानक से सपने में, मतलब सपने ही में सब हो रहा है, आप किसी पहाड़ पर बैठे हैं या कहीं से आप किसी गांव में पहुंच गए हैं या कहीं पर मूवी थिएटर में पहुंच गए हैं, मतलब जो है मल्टीपल फ्रेम रहेंगे और सभी के सभी इलॉजिकल ड्रीम होगा, मतलब कुछ कनेक्ट नहीं होगा आपस में, कुछ भी कहीं भी हो रहा होगा, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि चल क्या रहा है basically सपने में। आप जागेंगे तो आपको पता, आप बता ही नहीं पाएंगे कि बेसिकली हुआ क्या। बहुत ही इलॉजिकल टाइप के ड्रीम्स जो है वो दिखते हैं, या जो फ्रेम होते हैं सपने के अंदर जितने भी, वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, कुछ भी कहीं भी चल रहा होता है। ऐसा सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, जितने भी यहाँ पर हमने बताए हैं टाइप, वो सभी के सभी, आप सभी, हम सभी ने जो है एक्सपीरियंस किया होगा सपने के अंदर। इज इट राइट? हाँ, एलियन ड्रीम्स, एलियन ड्रीम्स अगर वो सीक्वेंस में आएगा तो आपका ड्रामेटाइजेशन हो गया। जैसे आप किसी और कहीं पर दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गए, वहां पर आप लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पूरी फिल्म चल रही है, तो वो आपका ड्रामेटाइजेशन हो गया। और सेकेंडरी एलेबोरेशन में क्या होता है कि आप एलियन से बात कर रहे हैं, अचानक से आप और कहीं पहुंच गए, किसी मार्केट में है, कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, अचानक से आप टेबल बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे फ्रेम रहेंगे, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं होंगे, कुछ भी कहीं भी चल रहा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो आपका पाश्चात्य विस्तार करण बोलते हैं उसको, या सेकेंडरी एलेबोरेशन बोलते हैं। बताइए, समझ में आ गया? यस सर, टुडे आई फील रियल डेथ एक्सपीरियंस एज टाइगर अटैक मी इन ड्रीम। बिल्कुल, ये सभी के साथ होता है ऐसा, केवल आपके साथ नहीं, सभी को कोई ऐसा फील होता है कि कभी कोई पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, कोई पकड़ना चाहता है, आप दौड़ रहे हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं भागने की, लेकिन दौड़ नहीं सकते, है ना, ऐसा होता है, फिर अचानक से जाग जाते हैं, लगता है जान बच गई है। अपना में कहीं कंपनी में है, कहीं घर पहुंच जाते हैं, हाँ ऐसे होता है।
कहीं पर कहीं ऐसे ही अचानक से बहुत सारे फ्रेम चलते रहते हैं। ठीक है। और हम तैयारी करते हैं हम लोग, तो कभी कभी सपने में भी आता है बहुत सारी चीज़ें, कि अब एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अचानक से कुछ हो गया, और एक फियर होता है, डर होता है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मेरा। ऐसा कुछ कुछ भी चलता है, क्योंकि जो कुछ हम सोच रहे होते हैं वही हमारे सपने में आता है, कहीं ना कहीं बहुत सारी 70-80% चीज़ें, है ना। अब वो चीज़ें हम बता नहीं सकते लोगों को, लेकिन सपने में तो आती हैं। तो सिग्मंड फ्राइड बताते हैं कि जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, लोग ऐसे नहीं बताएंगे, लेकिन जो सपने हैं उसमें के माध्यम से वो दिख जाते हैं। तो हम अगर सपने को समझ पाए, उसको इंटरप्रेट कर पाए, तो हम समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। क्लास में बैठे हैं, भंडारे में पहुंच गए, हाँ यही होता है ना, आप सोचते रहते हैं बैठे बैठे कि यार भंडारा भी खाने जाना है, तो सपने में भी आता है। सर व्हाट अबाउट द ड्रीम? सर जिसमें हम लॉस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं। लॉस्ट मतलब कैसे? सपने में बाहर तो निकलते हैं ना बाद में। इट इज काइंड ऑफ वीडियो गेम, ड्रीम इज लाइक अ वीडियो गेम, है ना। लॉस्ट हो जाते, कहाँ पर लॉस्ट होते हैं? हाँ लॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन वो काइंड ऑफ फीलिंग होती है ना, बाद में तो आपको वहां से निकलना ही पड़ता है, या निकल जाते हैं ऑटोमेटिक। क्लियर है? ये जो सेवन फ्राइड का साइकोएनालिसिस थ्योरी है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, ये बात एक ही है। मतलब जहाँ पर मन के स्तर पर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लूप स्ट्रीम काइंडली ऑफ द लूप स्ट्रीम, हाँ ऐसा होता है, मतलब एक सपने के अंदर एक सपना अंदर, ऐसे कुछ। हाँ ये थोड़ा आई थिंक सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा, कि सपने के अंदर हमको लगता है कि यार हम सपना देख रहे हैं कोई। हाँ ये भी होता है, कई कई बार ऐसा भी लगता है कि यार ये ऐसा लाइव ऐसा कुछ हो रहा है सपने के अंदर, और वो ठीक नहीं है, और काश ये सपना हो जाए। मतलब सपने के अंदर हम सोच रहे होते हैं कि यार काश ये सपना हो जाए, ऐसा ना हो मेरे साथ। मूवी बनी, हाँ मैंने देखी है इंसेप्शन, मूवी देखी है। लूप ड्रीम, वही बोल रहे हैं ना, वीडियो गेम की तरह होता है। पता नहीं है, वैसे भी रियलिटी में कुछ पता नहीं है। वी आर द पार्ट ऑफ द बिग वीडियो गेम। चलो ठीक है। अभी और भी थ्योरी पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइकोलिसिस थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं साइकोनाटिकल अप्रोच। इसका काम होता है कि मेंटल डिसऑर्डर को, मेंटल एबनॉर्मलिटी को या बिहेवियर को पढ़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको साइको एनालिसिस। ठीक है। मन को समझना जानना साइकोनाटिकल अप्रोच बोलते हैं, डेप्थ साइकोलॉजी बोलते हैं, सिगुन फ्राइड के द्वारा दी गई है इसको। क्लियर है सभी को? और जो इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्ट है, अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम मैकेनिज्म, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं साइकोनाटिकल अप्रोच में, हम ट्रीट कर सकते हैं बहुत प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम्स को। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है, और काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओके, और भी डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि अभी यूनिट 9 में पढ़ेंगे, सीवियर और कॉमन वांटेड डिसऑर्डर। ओके, अभी हो गया। आप देखो इसमें क्या लिखा है, साइकोएनालिसिस आप किसके साथ पेयर करेंगे अब? अच्छा, और भी देख लेते हैं, इसमें और भी थ्योरी है। ठीक है, तो इसको क्लीन कर दूं मैं सब? ठीक है। नेक्स्ट इसमें ओके, क्या होगा देखो, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफेरेंस किस में आएगा? चलो पहले ये देख लेते हैं, पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। ये जो थेरेपी होती है ना, पर्सन सेंटर, जहाँ पर फोकस करते हैं पर्सन पर। एक होता है टास्क सेंटर्ड, एक होता है आपका पर्सन सेंटर्ड। क्या है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, एनीबॉडी? ये किसके द्वारा दिया गया है? बिल्कुल, कार्ल रॉजर्स के द्वारा इसको दिया गया था। क्या इसका फोकस होता है?
इसका जो मेन इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं, इसका जो फोकस होता है इस थेरेपी का, कि जो थेरेपिस्ट जो सोशल वर्कर है, ओके, उसका रिलेशन और क्लाइंट का रिलेशन बेहतर होना चाहिए, और क्लाइंट को हम फोकस करते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो प्रिंसिपल है सोशल वर्क में हम लोग फॉलो करते हैं कि प्रिंसिपल को, दैट इज अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि क्लाइंट को अधिकार होता है कि वो खुद खुद अपनी चॉइसेस बनाए। ही और सी हैज द फ्रीडम टू चूज व्हाट ही और सी वांट टू चूज। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और दोनों के बीच में सोशल वर्कर और जो पर्सन है, क्लाइंट है और जो सोशल वर्कर है, इसके बीच में एक बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश की जाती है। मतलब यहाँ पर हम फोकस करते हैं जो पर्सन है उसको एम्पावर कर, ओके, ताकि वो खुद सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को खुद वो समझे, अंडरस्टैंड करे और ग्रो करे, उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, तो जो भी उसके फीलिंग्स हैं, पर्सन की जो भी विचार हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, या जो एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई ट्रॉमा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सोशल वर्कर का काम होता है कि उसको ऐसा बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना, जहाँ पर किसी प्रकार का जज नहीं करना है उसको, वो जैसा है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करना है, तभी तो अपनी वो भावनाएं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, बता पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल वर्कर का रोल जो होता है, अगर रोल की बात करें तो क्या रोल होता है उसका, यहाँ पर बताइए। फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, फैसिलिटेटर फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। क्लाइंट जो है वो खुद एक्सप्लोर करेगा अपने आप को, उसकी खुद की ग्रोथ होगी, उसको काइंड ऑफ सिंपैथी शो करना, एम्पैथी शो करना, अच्छी तरीके से बात करना, जेन्युइननेस शो करना, ऐसा लगना चाहिए वो पर्सन सुन रहा है, क्लाइंट जो है उसको लगना चाहिए कि सोशल वर्कर आपकी बात सुन रहा है अच्छे तरीके से, ओके, प्रॉपर तरीके से अपने गेस्चर पोस्चर दिखाना, ताकि उसको लगे, जेन्युइन लगना चाहिए कि पर्सन आपकी बात सुन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ कैसे, किस तरीके से, एक्टिव तरीके से, जो टेक्निक होगी, टेक्निक मतलब होता है किस तरीके से, तो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए प्रॉपर, ओके, रिफ्लेक्शन, ओपन डिस्कशन होगा प्रॉपर तरीके से, ये सभी चीजें होगी। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई पर्सन जैसे कि कोई एक स्टूडेंट है, अ, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है एग्जाम में किसी भी रूप में, तो काइंड ऑफ अगर पर्सन बहुत ही लो सेल्फ स्टीम फील कर रहा है, ठीक है, या किसी को ट्रॉमा है, या कोई बहुत ही ज्यादा लाइफ में किसी प्रकार से चैलेंज फेस कर रहा है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं यहाँ पर हम जनरली पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग या थेरेपी देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्लाइंट को एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे, तो अपनी जो नेगेटिव थॉट्स है, जो बिलीव है, जो कुछ दिमाग में चल रहा है, चैलेंज फेस कर रहा है, जो भी ट्रॉमा है, जो कुछ है वो बता पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, अपनी खुद की जो पर्सनल उसकी एक स्ट्रेंथ होगी उस पर फोकस करेगा, अल्टीमेटली फोकस यही होता है कि पर्सन अपनी खुद की जो पर्सनल स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करे, उसके माध्यम से खुद के अंदर पॉजिटिव बदलाव, चेंज लाए, उसका जो सेल्फ इमेज है वो पॉजिटिव बने, नेगेटिव से अपने आप को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो सेल्फ जिसकी सेल्फ स्टीम कम है या लो फेस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका काम, सोशल वर्क काम होता है कि उसके अंदर एक सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना डेवलप करना, कि अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना, अपने आप को बहुत समझना, और सेल्फ इमेज क्रिएट करना, पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट करना खुद की। ठीक है, तो ये थेरेपिस्ट का काम होता है कि क्लाइंट को मदद करना, हेल्प करना, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए बेहतर तरीके से, अपनी खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट कर पाए, अपने आप को गाइड कर पाए, क्लाइंट को एम्पावर करना, सपोर्ट करना। ठीक है, ओवरऑल समझ में आ गया, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या काउंसलिंग बोल सकते हैं, उसका क्या काम होता है। बताइए। दूसरा यहाँ पर है, अभी के साथ साथ ये दूसरा भी है, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग या थेरेपी बोल सकते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया? क्या लिख दिया यार, एरोन विक, एरन वेग के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया, इसको हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं या सीबीटी बोलते हैं, या कभी कभी कॉग्निटिव थेरेपी बोल देते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका मेन जो काम होता है, इसको देखो, इसका काम होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं, विचार हैं, फीलिंग्स हैं, बिहेवियर है, जिसकी वजह से पर्सन डिस्ट्रेस फील कर रहा है, या उसका जो बिहेवियर है या जो पैटर्न है बहुत ही मेल अडोप्टिव, अच्छा ही नहीं, तो उसको मॉडिफाई करना, वन फंक्शन होता है उसका, मॉडिफाई दी थॉट्स, बिलीफ, बिहेवियर, या कोई नेगेटिव पैटर्न है, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है,
सेल्फ हार्म पैटर्न डेवलप हो रहा है, बन रहा है किसी पर्सन का, इमोशनल डिस्ट्रेस है पर्सन, और किसी प्रकार का मैल एडिक्टिव पैटर्न डेवलप हो रहा है अगर, तो उसमें बदलाव करना, उसको चेंज करना। तो यहाँ पर जो फोकस होता है कि किस प्रकार से हम समझें, और वो जो पैटर्न डेवलप हो रहा है नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव थॉट्स बन रहे हैं उसको हम बदलें, चेंज करें, मॉडिफाई करें। ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइज करना, उसको डिसेंसिटाइज करना सॉरी। ठीक है, जैसे कोई पर्सन है, किसी को फोबिया है, एंजाइटी है, डिसऑर्डर, उसके उससे फेस कर रहा है, सफर कर रहा है, तो हम कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसको हम एक्सपोज करेंगे। जैसे किसी पर्सन को फोबिया होता है, बात करने में डर लगता है, स्टेज पे जाने में डर लगता है, तो क्या हम डायरेक्टली उसको नहीं भेज सकते स्टेज पे ना? तो ग्रेजुअली बदलाव करेंगे, पहले उसको चार लोगों में बिठाएंगे, बातचीत करेगा, डिस्कशन करेगा, चार से पाँच, पाँच से आठ, दस, धीरे धीरे करके उसको ग्रुप के साथ बातचीत करेंगे, धीरे धीरे करके उसको स्टेज पे लाएंगे। तो जो ग्रेजुअली चेंज लाना होता है, ग्रेजुअली उसको हम एक्सपोज करते हैं, स्पेशली कहाँ, जहाँ जिस वजह से एंजाइटी हो रही है। जैसे किसी को एंजाइटी है, फोबिया है, तो फोबिया का कारण क्या है उसको जानना, तो उसके सामने उसको एक्सपोज करना, उसको दिखाना, धीरे धीरे करके बदलाव करना। ओके, डिसेंसिटाइज करना उसको, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही थी, जिस जो एंजाइटी प्रॉब्लम की सिचुएशन थी, इसकी वजह से फोबिया हो रहा था। ओके, तो उस सिचुएशन में पर्सन को डालना, लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, और उसको बताना, टीच करना है कैसे आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एंजाइटी की, एंजाइटी अगर है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जो मेन फोकस होता है मॉडिफिकेशन ऑफ द दैट काइंड ऑफ थॉट्स, वो जो थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो रहा है जो ठीक नहीं है उसको बदलना, चेंज करना। ठीक है। ये जो थेरेपी है, थ्योरी है, जो सब हम लोग कई बार आगे डिस्कस करेंगे, करते रहेंगे, तो आप लोगों को याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना ही याद। ठीक है, सब कुछ याद रहेगा, अभी बहुत समय है। और ये सभी की सभी थ्योरी और आगे भी हम लोग कई बार डिस्कस करेंगे, तो बार बार आपका रिवीजन होता रहेगा, पता नहीं चलेगा। और इसमें दोनों ही, चाहे वो आपका पर्सन सेंटर्ड थेरेपी हो या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो, सीबीटी हो, ये दोनों, ये कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ते हैं अलग अलग, लेकिन जो सोशल वर्कर होगा या थेरेपिस्ट जो होता है, कभी कभी दोनों अप्रोच को साथ में यूज कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक नीड क्या है, पर्सन क्या किस प्रकार का चैलेंज फेस कर रहा है, क्या प्रेफरेंसेस है क्लाइंट के। ठीक है, क्या इशू है, कैसे उसको टैकल करना है। तो समटाइम्स ये जो है म्यूचुअली साथ साथ में एक साथ यूज कर लिया जाता है अप्रोचेस को। ठीक है, पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बहुत ही कोलैबोरेटिव तरीके से या बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मल्टीपल थेरेपी यूज कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? गेस्टाल्ट थेरेपी, बिल्कुल उसको भी समझेंगे। ठीक है, तीनों समझ में आ गया सबको, साइको एनालिसिस, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, कॉग्निटिव सेंटर्ड थेरेपी। नेक्स्ट इसमें गेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट थेरेपी जो भी बोल सकते हैं। आई थिंक आज का क्लास तो एंड हो जाएगा 1 मिनट बाद, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। गेल चार्ट, अच्छा गेल चार्ट बोलते हैं इसको। अब जो भी है इसको आप प्रोनाउंस कर लेना, समझ समझ के कि जो भी। अब जर्मन वर्ड है ना ये, तो अब उसमें कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं। उसको गेस्टाल्ट या गेस्टाल्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है होल, पूर्ण, संपूर्ण, या पुट टुगेदर। चीजों को एक साथ देखना है या इकट्ठा देखना। जैसे आप किसी को देखते हैं तो आप पूरा चेहरा देखते हैं ना, ऐसा तो नहीं उसकी केवल नाक देखते हैं, आंख देखते हैं, है ना? तो पूरा आप देखते हैं उसको। तो चीजों को एक साथ देखना। तो ये जो अप्रोच है ये भी जो साइकोथेरेपी है, वो उसी की एक अप्रोच है, गैसल सेप्ट के द्वारा दिया। गैसल सेप्ट के द्वारा दिया। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ये किसके द्वारा दिया गया बताओ? वो गैसल सेप्ट अलग कंसेप्ट है, फ्रिज फल्स के द्वारा, बिल्कुल। ये जो कंसेप्ट है दिया गया, फ्रिज फल्स। ठीक है, और इसकी इनकी जो वाइफ थी, लॉरा फल्स, फल्स क्या बोलते हैं ना। ठीक है, इनका भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं ना कहीं बाद में इनका ही साइकोथेरेपिस्ट ये भी थी, और उनके सहयोग से ये जो गैसोल्ट थेरेपी का